So my name is Sunil Patra. So I will be your instructor for the Selenium Java course. Okay. So pretty much I have experience into the automation testing with various tools, including Selenium, Windows application and web application, and also mobile application with APM automation testing. So from now onwards, we will be discussing more into the automation testing with Selenium. Okay. So I hope that you all are familiar with Java. So that's why we will be continuing with Selenium with Java. But then before going into the actual Selenium, we will be talking about few of the benefits. Why should we learning Selenium or automation testing? What is testing? May not be all of you from the automation testing or testing background. So that's why we will be discussing from very basic to whatever we can learn to gain the experience. Okay. So let's get started. Okay, so the first and foremost thing is that what is software testing? Okay, तो हम लोगों को क्यों learn करना है? I mean, what is the benefit of this software testing? Uh, we all know that what is software, what is product, software क्या होता है, then product क्या होता है, क्यों लोग software use कर रहे हैं, and then लैपटॉप में भी software install करते हैं, मोबाइल पे भी करते हैं, और फिर even हार्डवेयर डिवाइसेस जो रहता है, फॉर एन इंस्टेंस अगर हम लोग वॉशिंग मशीन ले लें या नहीं तो रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन, सो इन सब डिवाइसेस में सॉफ्टवेयर रहता है. सो हार्डवेयर विद सॉफ्टवेयर ये हम लोगों का डे इन डे आउट का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है. जैसे हम लोग घर पे रहते हैं वैसे ये सारी चीजें भी हमारे पास रहना जरूरी है. So then today we are going to see what is software testing and why do we need to do automation testing. इससे क्या होगा, हम लोगों का एटलीस्ट और एक स्टेप हम लोग ऊपर चले जाएंगे और हम लोगों को ये भी पता चलेगा इसका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि मार्केट क्या होता है, क्यों लोगों को एक ऑटोमेशन टेस्टिंग या नहीं तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बंदे चाहिए. ठीक है. पहले क्या होता था 10-15 साल पहले, इफ वी विल टॉक अबाउट दैट, then the developers only used to do the testing. Okay. तो फॉर एन इंस्टेंस अगर मुझे कोई बोलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाओ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैं माइक्रोसॉफ्ट का एक डेवलपर हूँ, तो मैं क्या करता था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2013, लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो उस टाइम पे क्या होता था, मैं कोडिंग लिखता था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे बनाना है, कोई भी डॉट नेट टेक्नोलॉजी या नहीं तो जावा टेक्नोलॉजी यूज करके. फिर उसके बाद क्या होता था, क्योंकि मेरे पास कोई टेस्टिंग के बंदे नहीं थे, देन मैं उसको क्या करता था, पिकअप करता था, जो मैं लिखा हूँ वो कोडिंग प्रोडक्ट बनाया हूँ उसको मैं खुद टेस्टिंग करता था. ठीक है. उसके बाद क्या होता था, देन आई यूज टू प्रोड्यूस और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम लोग उसको डाल देते थे. और उसका कुछ प्रॉब्लम होता था. इसके बाद एक्चुअली इवेंचुअली सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या सोचे, हम लोगों को एक्चुअली एक टेस्टिंग बंदे चाहिए जो कि टेस्टिंग के ऊपर ही मोर फोकस करेंगे. ठीक है. तो आई विल बी मोर टॉकिंग अबाउट दिस आल्सो, बट लेट्स फर्स्ट थिंक अबाउट व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज verifying or checking whether the software is matching to the requirement or not. Okay. तो हम लोग एक प्रोडक्ट या नहीं तो एक मोबाइल या लैपटॉप क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो जो टास्क परफॉर्म करना है वो सारी चीजें हम लोगों को मिल रहा है, इसीलिए हम लोग उसको कर रहे हैं. बट टेस्टिंग क्या होता है, वो प्रोडक्ट का जो जो चीजें एक कस्टमर को या यूजर को चाहिए वो सारी चीजें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में रहना है, उसको जो लोग चेक करते हैं या नहीं तो वेरीफाई करते हैं उसको हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं. जैसे एक बाइक है, बाइक में क्या होना है, स्टार्ट होना है, फिर उसमें क्या होना है, पेट्रोल डलवाना है, फिर उसके बाद उसको चौक में स्टार्ट करना है, फिर वो थ्रस्ट होके वो आगे जाएगा ना. ये जो 4-5 चीजें जो हम लोगों को चाहिए एक बाइक में, वो सारे चीजें, ये सारे फंक्शनैलिटी होता है. ठीक है. ये फंक्शनैलिटी को एक वर्कर उसको टेस्ट करता है पहले, जब वो काम करता है तभी जाके वो लोग मार्केट में उसको प्रोड्यूस करते हैं. तो दैट इज व्हाट कि एक फंक्शनैलिटी जो रहता है, जो कि एक एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट रहता है, वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेकिंग करने के लिए हम लोग उसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं. ठीक है. अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि बेनिफिट क्या है इसमें, टेस्टिंग में क्यों मतलब करना है, टेस्टिंग क्यों करना है एक प्रोडक्ट को. तो अर्ली टेस्टिंग मतलब जब प्रोडक्ट में मार्केट में जब प्रोडक्ट नहीं आया है उससे पहले हम लोगों को टेस्टिंग करना है, उसको हम लोग
अर्ली फेजेस ऑफ टेस्टिंग बोलते हैं, यानी तो अर्ली टेस्टिंग बोलते हैं। तो वो क्या होता है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मेंटेनेंस एंड फिक्सेस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक निसान कार, आई मीन इट्स ए गुड ब्रांड, राइट, वी ऑल नो अबाउट निसान कार्स। तो वो क्या होता था, एक 10 years पहले जब ये न्यूली लॉन्च हुआ, उसमें क्या हुआ, वो कार आ गया, मतलब उसको कंपनी ने बना दिया, उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। फिर मतलब थाउजेंड्स या नहीं तो हंड्रेड्स ऑफ वॉट एवर नंबर्स पीपल उसको बाई कर दिए, जो भी 5-6 लाख 7 लाख जो भी देके उसको। उसके बाद क्या हुआ, उसका जो एयर बैग रहता है, हम लोग जानते हैं राइट, अगर कार को हम लोग एक पर्टिकुलर स्पीड में अगर हम लोग लेते हैं, उसके बाद कहीं पे भी वो अनफॉर्चुनेट अगर हिट होता है, वो क्या होता है, एक एयर बैग जनरेट होता है, वो पॉपअप होता है। उससे क्या होता है, हम लोगों का जो सर या नहीं तो बॉडी क्या रहता है, उसके ऊपर जाके दब जाता है, तो वो हर्ट नहीं होता है। अब क्या हुआ, वो एयर बैग का एक्चुअली टेस्ट नहीं हुआ था, वो मार्केट में लॉन्च हो गया, सब खरीद लिए उसको, फिर यूज करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, देखने के लिए आया कि वो एयर बैग काम ही नहीं कर रहा है। वैसे ही और एक एग्जांपल है, अगर हम लोग वोक्सवैगन देखेंगे, ये भी एक ब्रांडेड कार है, मतलब वो यूएस का एक ब्रांडेड कार है। अब वो पहले जब आया, उसका जो एग्जॉस्ट इंजन जो था, वो एक्चुअली काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद वो ठप हो जाता था, उसका जो लिमिट था वो जाता ही नहीं था उसके लिमिट में। कुछ तो एक प्रॉब्लम हो रहा था उसमें। अब क्या हुआ, कंपनी वाले को ये सारे प्रॉब्लम गया, फिर उन लोगों को बोले कि ये काम नहीं कर रहा है, एंड देन लैक्स ऑफ रुपीस वो लोग उसको ये कर दिए हैं। फिर क्या हो रहा है, कंपनी क्या करेगा, उसको फिर कॉल बैक करेगा। कॉल बैक मतलब जितने भी कार जो जो खरीदे थे, सबको फिर वो वापस लेगा, लेके क्या करेगा, उसको फिर वो बग फिक्स करेगा, उसमें वो जो रिपेयर करेगा, या जो भी उसका पार्ट्स खराब होगा उसको बनाएगा। अब उससे क्या होता है, वो ऑलरेडी सेटअप बना दिया, इंडिविजुअल पार्ट्स बना दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, एक कार बना दिया, मार्केटिंग को दे दिया, कंपनी को दे दिया, उसको फिर ट्रांसपोर्ट में भी दूसरे दूसरे जगह को ले लिए। अब लेट से वो यूएस पे ये प्रोडक्शन हो रहा है, उसको 3-4 कंट्री में उसको डिलीवर कर दिए। अब ये होने के बाद उसमें क्या आ रहा है, बग आ रहा है। अब वो लोग क्या करेंगे, हर कंट्री में तो वो एक रिपेयर सर्विस सेंटर नहीं खोल पाएंगे, आई मीन टू दैट इंस्टेंस इतना जल्दी। अब वो लोग क्या करेंगे, उसको फिर वापस लेंगे। उससे क्या होता है, पहले उसको डिलीवर किए थे, उसका खर्चा हुआ, फिर उसको बैक डिलीवरी किए कंपनी को, कंपनी में फिर लेके आए, फिर उसको सब पार्ट्स खोले, उसको खोलने के बाद उसको रिपेयर किए। उससे क्या होता है, उनका मेंटेनेंस या कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं अर्ली टेस्टिंग। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग जब इंडिविजुअल पार्ट्स बना रहे थे, उस टाइम पे अगर हम लोग इसको फिक्स करते थे, तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं होता हो पाता। तो वो एक बेनिफिट रहता है टेस्टिंग करने का। फॉर एन इंस्टेंस हम लोग फेसबुक ले लेते हैं, हम लोग सारे, अभी ये तो हार्डवेयर का पार्ट हो गया, अभी सॉफ्टवेयर अगर ले लेंगे, फेसबुक ले रहे हैं। अब फेसबुक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसीलिए हम लोगों को पेड नहीं हो रहा है। अब लेट्स से फेसबुक की कुछ लोगों के लिए वो पेड सर्विस भी देता है। ठीक है, अगर मुझे एड पोस्ट करना है फेसबुक में, तो मैं क्या करता हूँ, फेसबुक को पैसे देता हूँ। अब फेसबुक तो मुफ्त में हम लोगों को यूज करने के लिए दे रहा है, लेकिन उसको पैसे कहाँ से आ रहा है। वो क्या होता है, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स या जो कंपनीज रहते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि भाई फेसबुक का यूजर बेस बहुत ज्यादा है, अभी मैं क्या करूंगा, उसको 1 महीने के लिए एक 1 to 2 lakhs दे दूंगा। अब बोलूंगा मेरा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को आप लोग क्या करो, फेसबुक को बोलेंगे जितने भी तुम्हारे यूजर्स है उन लोगों को पुश करो, ये प्रोडक्ट के बारे में बताओ। इसीलिए हम लोग फेसबुक में कभी कभी देखते हैं कि हम लोग वो पेज को लाइक भी नहीं किए होंगे, लेकिन सजेस्टेड जैसा आ जाता है, या नहीं तो स्पॉन्सर्ड बोल के आ जाता है। वो सारे कैसे आता है, अब फेसबुक तो मुफ्त में नहीं करेगा वो। अब वो कंपनी वाले क्या होता है, उसको पैसे देते हैं। अब लेट से एक प्रोडक्ट में मैं फेसबुक को 2 lakhs दे दिया, मैं उसको बोला 1 मंथ तक इसको तुम्हें पुश करना है यूजर बेस के लिए। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लॉग इन ही नहीं हो रहा है फेसबुक में, कुछ तो एक प्रॉब्लम हो गया, कुछ सारे यूजर से वो लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट जो मैं उसको स्पॉन्सर्स करने के लिए या नहीं तो उसको पब्लिश करने के लिए बोला था, बिकॉज ऑफ दिस बग दैट प्रोडक्ट इज नॉट रीचिंग आउट टू द पीपल। अब इससे क्या होता है, फेसबुक को ज्यादा लॉस होगा। अब वो क्या करेगा, वो ऑलरेडी प्रोडक्शन में उसको डिप्लॉय कर दिया था। अब इससे क्या होता है, वो फिर अभी क्या करेगा, जितने लोगों को वो जो पैसे लिया था, सबको बोलेगा कि भाई थोड़ा वेट करो, क्योंकि हमारे में ये प्रॉब्लम हो रहा है, यूजर्स लॉग इन ही नहीं कर पा रहे। अब क्या होगा, वो 2 to 3 days या नहीं तो 4 days उसको बंद करेगा, फिर वो बैकएंड में उसको फिक्स करेगा, या नहीं तो डेटाबेस क्रैश हो गया या कुछ तो एक प्रॉब्लम हो रहा है।
फिर वो उसको फिक्स करेगा, उसके बाद जाके वो ये सारे एप्लीकेशंस ये करेगा। अब उससे क्या होता है, उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन डाउन हो जा रहा है। जो बंदे ने उसको 2 लाख रुपीज दिया होगा वो क्या सोच रहा होगा, फास्टली मुझे कस्टमर चाहिए बोल के। सेम थिंग अगर हम लोग अमेज़न देखेंगे, हम लोग अमेज़न से डे इन डे आउट प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते रहते हैं। अभी क्या हो रहा है, हम लोग प्रोडक्ट मतलब चूज़ कर लिए, चूज़ करने के बाद पेमेंट भी कर लिए। अब क्या होता है, जो सेलर रहता है जो, और एक सेलर एक अमेज़न क्या होता है उसका अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो एक कस्टमर ओरिएंटेड फेसिंग रहता है और एक सेलर ओरिएंटेड फेसिंग रहता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग एक एप्पल वॉच ऑर्डर कर रहे हैं फेसबुक में, तो एज ए कस्टमर मैं उसमें लॉग इन करूंगा, एप्पल वॉच सर्च करूंगा, फिर उसको बुक करूंगा। बुक करने से क्या होता है, अमेजन क्या करेगा, जो एप्पल जो कंपनी रहता है उसको ये रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई एक यूजर ने ये एक प्रोडक्ट वो बाय करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया है, पेमेंट भी कर दिया है, अभी उसको वो ये करना है, डिलीवरी कराना है। मैं मेरे डिलीवरी एजेंट को भेज रहा हूँ, आप उसको वो डिवाइस दे दो। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कस्टमर ने तो पेमेंट कर दिया, अब कस्टमर को ये भी मिल गया है कि भाई एज ए प्राइम कस्टमर मुझे 2 दिन पे वो मिलना चाहिए, उसके बाद मैं मेरे नेटिव जा रहा हूँ या नहीं तो कहीं पे भी जा रहा हूँ, ये सारे हो गया कस्टमर ओरिएंटेड। अब क्या हो रहा है, सेलर के पास रिक्वेस्ट गया ही नहीं, कुछ तो एक अमेजन में बग आ गया, वो सेलर के पास नहीं गया। अब क्या हो गया, सेलर को पता ही नहीं चला कि भाई मेरे प्रोडक्ट को कोई इवन ऑर्डर प्लेस ही किया है बोल के। देन क्या होता है, now as a customer I will be waiting 1 day 2 day 3 day, I will be keep on waiting। जब 4 to 5 days पास हो जाते हैं, मैं फिर अमेजन कस्टमर केयर को कॉल करूंगा, फिर कॉल करके उनको बताऊंगा ये सारे प्रॉब्लम है, फिर अमेजन वो सेलर के पास फिर मैन्युअली कॉल करेगा। अब क्या होगा, उससे प्रॉब्लम क्या होता है, कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन हो गया, फिर रेवेन्यू भी कम हो जा रहा है, क्योंकि वो 2 3 दिन के बाद मेरा भी दिमाग घूम गया होगा। मैं उसको क्या करूंगा, कैंसिल करो, मैं जाके कहीं और से लेके आ जाऊंगा वो सारे, या नहीं तो कोई एक इलेक्ट्रॉनिक्स या थर्ड पार्टी वेंडर से लेके आ जाऊंगा। उससे क्या होता है, एप्पल का भी रेवेन्यू डाउन हो गया, क्योंकि एप्पल से अगर मैं डायरेक्टली लेता उसको कमीशन ज्यादा मिलता है रेवेन्यू, अब थर्ड पार्टी से अगर मैं जाके ले रहा हूँ उससे रेवेन्यू कम हो जा रहा है। फिर अमेजन का भी जो डिलीवरी जो कमीशन उसको मिलता वो भी बंद हो गया उसका। तो इससे क्या होता है, अभी देखिए जब प्रोडक्शन में चला जाता है एप्लीकेशन, टेस्टिंग ठीक से नहीं हुआ था, तो ये सारे प्रॉब्लम होता है वहां पे, कॉस्ट भी ज्यादा हो रहा है, फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी नहीं हो रहा है, फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई अमेजन बकवास एक एप्लीकेशन है, ठीक है फ्लिपकार्ट में चले जाते हैं, या नहीं तो मैं ऑनलाइन पे जाऊंगा ही नहीं, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, काउंटर पे जाके खरीद लेते हैं। दिस सीम्स वेरी इजी एक्चुअली फॉर अस, क्योंकि मैं अभी वी आर नॉट यूजर्स, दैट्स वाई हम लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं, कुछ ये नहीं कर रहे हैं। हाँ ये चलता रहता है, हम लोग सोचते हैं, बट देन जो बंदे का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल आया होगा उससे क्या होता है, रेवेन्यू एक्सट्रीमली डाउन हो जा रहा है। इसीलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक 10 to 15 ईयर्स में ये ज्यादा बूम हो गया मार्केट में। पहले क्या होता था, जो डेवलपर रहता था वो बंदा क्या होगा, मैं कुछ डेवलप करूंगा बोल के वो उस चक्कर पे रहता था, उसको हम लोग फोर्सफुली बोलेंगे कि भाई टेस्टिंग करो, फिर वो बंदा टेस्टिंग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर लेता था, फिर करके वो बोलता था हाँ भाई ये सॉफ्टवेयर तो मेरा काम कर रहा है। अब वो बंदा क्या होता था, उसका आगे पीछे नहीं देखता था, जो वो मॉड्यूल उसको दिया गया होगा टेस्टिंग करने के लिए, उसी को ही वो टेस्टिंग करके छोड़ देता था। अब एज ए टेस्टिंग बंदा क्या करेगा, वो प्योरली उसके ऊपर ही फोकस करेगा। अब 2 3 डेवलपर ने 2 3 मॉड्यूल को वो लोग डेवलप किए होंगे, अब मैं क्या करूंगा, अब फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं क्विकली लूंगा जीमेल का, जीमेल का एक थीम्स सेक्शन रहता है, एक चैट बॉक्स रहता है लेफ्ट हैंड साइड में, फिर और एक रहता है कि जो एक्चुअल मुझे ईमेल इनबॉक्स आता है। ये 3 चीजें 3 डिफरेंट डेवलपर ने बनाया होगा। अब वो डेवलपर को ये पता नहीं होगा चैट बॉक्स कैसे काम कर रहा है, बट एज ए टेस्टर मुझे ये पता है कि ये 3 फंक्शनैलिटी क्या क्या है, क्योंकि मैं डेवलपमेंट में फोकस नहीं कर रहा था, मैं टेस्टिंग में फोकस कर रहा था, इसीलिए मैं ज्यादा टेस्टिंग कर पा सकता हूँ। ये सारे बेनिफिट रहता है एक टेस्टिंग बंदे को हायर करने के लिए कंपनीज को। तो इसीलिए कंपनी को मतलब फ्यूचर रिस्क अगर नहीं आएगा, इसीलिए वो हम लोगों को पे करते हैं, पे करके उनके प्रोडक्ट को क्वालिटी डिलीवरेबल्स करते हैं विदाउट एनी बग्स, सो दैट क्या होगा, एक कंटिन्यूअस डिलीवरी होगा, कंटिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को, फिर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा और कस्टमर क्या होगा, बहुत दिन तक स्टे कर सकता है वो एप्लीकेशन को लेके। दैट इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ टेस्टिंग।
Okay, so now what are the different types of testing? So one is your functional and non-functional. ठीक है, अब फंक्शनल क्या होता है? नाउ फंक्शनल इज ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट्स एज आई टोल्ड, कि एक सॉफ्टवेयर को क्या क्या करना है, वो सारे टास्क वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। अब फेसबुक को ही ले लेते हैं, अब फेसबुक का फंक्शनल टेस्टिंग कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है? एक है कि वो लॉगिन ठीक से काम करना है, क्योंकि लॉगिन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अगर मैं लॉगिन ठीक से नहीं कर पाऊंगा, लेट्स से आप लोगों का लॉगिन भी मैं भी कर सकता हूँ मेरे पासवर्ड से भी, अब प्रॉब्लम क्या होगा? आपका प्राइवेसी कुछ नहीं रहा है, तो दैट इज व्हाट अगेन एक फंक्शनैलिटी। लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, उसको 5 इयर्स के बाद में मिला, मैं उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, अब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट उसको जा ही नहीं रहा है, तो ये फंक्शनल काम नहीं कर रहा है, तो दैट्स वेयर प्रॉब्लम इज कमिंग। तो इसीलिए सेंडिंग ए फ्रेंड रिक्वेस्ट, चैटिंग विद समबडी, या नहीं तो liking somebody or commenting on somebody's post, so these are all the functional. Because of that functionality of that product we are using Facebook. ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग मतलब ये सारे फीचर्स जो जो दे रहा है उसको टेस्टिंग करने के लिए हम लोग वो टाइप ऑफ टेस्टिंग को फंक्शनल बोलते हैं। मीन्स टेस्टिंग द functional component or the task that the software can perform. If you are validating that, that is called as functional testing. Okay, now the question comes, what is non-functional testing? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है? जो कि रिक्वायरमेंट के साथ लिंक नहीं होता है। रिक्वायरमेंट इन दिस सेंस, मतलब जो बंदे ने फेसबुक बनाया होगा वो कुछ तो सोचा होगा कि मैं ये सर्विस कस्टमर को दूंगा, अब वो सारे छोड़ के और क्या कंपोनेंट हो सकता है? फॉर एन इंस्टेंस, मैं एक वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ, फेसबुक इज ए वेब एप्लीकेशन, राइट? अब उसमें क्या होगा, कस्टमर कैसे आएंगे? कस्टमर कैसे आते हैं? एंड यूजर आते हैं, लैक्स ऑफ कस्टमर्स कैन कम, crores of customers can come, even billions of customers can pitch into that। ठीक है, अब इतने सारे कस्टमर को वो सर्विस देने के लिए, सर्विस इन द सेंस सीमलेस सर्विस विदाउट एनी डिले। अब मैं लॉग इन कर रहा हूँ, वो 2 मिनट के बाद वो लॉग इन हो रहा है, अब वो एप्लीकेशन को कौन यूज करेगा उसको? मैं एक बंदे का प्रोफाइल चेक करना चाहता हूँ, वो 5 मिनट के बाद आ रहा है। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट हम लोग भेज रहे हैं अपने सिस्टम से, वो जो फेसबुक एप्लीकेशन सर्वर को, अगर वो ठीक से रिले नहीं हो रहा है, रिले इन द सेंस रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स अगर ठीक से कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। वो एज ए कस्टमर मैं उसको ये नहीं बोलाऊंगी कि तुझे स्पीड करना है, वो कंपनी का एक रिक्वायरमेंट रहता है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। वो टास्क नहीं है बट इट इज एडिंग बेनिफिट टू योर एप्लीकेशन। अगर स्पीड नहीं होगा तो फिर कौन यूज करेगा उसको? उसमें मतलब थाउजेंड्स ऑफ गुड क्या बोलते हैं सर्विस रह सकता है, बट देन अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, मैं फेसबुक ओपन कर रहा हूँ वो जीमेल ओपन हो जा रहा है, तो देन ये सारे रिक्वायरमेंट होते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। लेट हो जाना, या नहीं तो अगर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कुछ टाइम के बाद आ जाना, कुछ पेज को हम लोग ओपन करना चाहते हैं, फॉर नॉट फॉर जो पेज नॉट फाउंड बोल के एक एरर आता है, ये सारे एरर्स जो दिखाता है ये सारे को हम लोग बोलते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, तो ये सारे एरर्स को हम लोग टेस्टिंग करने के लिए जो करते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया, लोड टेस्टिंग हो गया, फिर हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं इसको इतने यूजर हम लोग एक साथ उसमें डाल सकते हैं, तो ये सारे जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, इसको हम लोग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बोलते हैं, और ये जो रिक्वायरमेंट को वैलिडेशन करने के लिए नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हम लोग बोलते हैं। Okay, so this is about your software testing. We did not come yet to the automation testing. Okay, so any questions so far with this software testing? So we understood about software testing. What is the importance of software testing? Actually, इसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारा करियर हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर करना चाहते हैं, देन हम लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि कंपनी हम लोगों को क्यों लेना चाहती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो वो हम लोगों को हेल्प होगा करियर बिल्ड करने के लिए। फाइन, ओके, नाउ लेट्स गो विद द वेब ऑटोमेशन टेस्टिंग। वेब ऑटोमेशन टेस्टिंग, पहले के क्या होता था बिगिनिंग में, जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जब इवॉल्व हुआ, आई मीन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 15 years बैक,
उस टाइम पे क्या होता था, वेब था ही नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ही ब्राउजर था जो हम लोग यूज करते थे। उसमें ज्यादातर एक जीमेल ही मतलब हम लोग यूज करते थे, या नहीं तो कोई कंपनी का एक इंटरनल एप्लीकेशन रहता था, उसको वो लोग यूज करते थे। अब क्या हुआ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब हम लोग जो इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, या नहीं तो नोट पैड हो गया, ये सारे क्या होता है हमारे सिस्टम में ही रहता है। ठीक है, हम लोग कोलैबोरेशन नहीं कर सकते। अगर मैं नोट पैड में कुछ लिख रहा हूँ, मैं आपको कुछ शेयर नहीं कर सकता हूँ, उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मुझे। तो ये सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस था, उसको भी हम लोग टेस्टिंग करते थे, क्योंकि वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है। तो उसको टेस्टिंग करने के लिए क्यूटीपी था, अगर आप लोगों को, आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि आजकल क्यूटीपी उतना नहीं है। बट वंस अपॉन ए टाइम, जैसे अभी किसी को भी आप ले लो वेब ऑटोमेशन टेस्टिंग, तो वो लोग बोलते हैं हाँ सेलेनियम जानते हो। तो वैसे ही पहले क्यूटीपी एक ये था, मतलब एक पॉपुलर ऑटोमेशन टूल था। तो क्यूटीपी एक्चुअली क्या होता था, वो ज्यादातर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को हैंडल करता था। अब उससे क्या होता था, खाली विंडोज में ही हम लोग इंस्टॉल कर सकते थे, मैक या लिनक्स पे हम लोग उसको इंस्टॉल नहीं कर पाते थे। अब क्या हुआ, डेस्कटॉप में भी उसका एक डिमेरिट था, क्योंकि वो मेरे सिस्टम में ही काम करेगा। अगर मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। जो भी डाटा रखना है वो मेरे सिस्टम में ही रहना है। अब एज ए यूजर मैं सिस्टम चेंज कर दिया या मेरे सिस्टम क्रैश हो गया, तो उसको नहीं रख सकते हैं हम लोग, वो डाटा लूज हो गया हम लोगों का। इससे क्या हुआ, मार्केट केम अप और द पीपल केम आउट विद ए कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेब एप्लीकेशन। ना वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, कंपनी के पास वो एप्लीकेशन रहेगा। अब वो क्या करेगा, एक सर्वर में डिप्लॉय करेगा जो भी है। ठीक है। अब उससे क्या होता है, अभी लेट्स टॉक अबाउट फेसबुक। फेसबुक पहले जब आया था, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक था। अब उससे हम लोग इंस्टॉल करते थे, सारे करते थे। मतलब आई एम टॉकिंग एक्चुअली, फेसबुक एक्चुअली केम इनटू ए वेब एप्लीकेशन ओनली। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 20 ईयर्स बैक अगर फेसबुक आता, वो क्या करता, हमारे सिस्टम में ही रहता। तो हम लोगों का जो भी डाटा रखना था, जो भी फोटो अपलोड करना था, वो सारे हमारे सिस्टम में ही रहता। इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं दूसरों को शेयर भी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए फेसबुक क्या सोचा, नहीं वेब एप्लीकेशन बनाते हैं हम लोग। अब वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, वो मेरे सिस्टम में तो डाटा नहीं रखेंगे, वो उनका एक डेटाबेस सर्वर बनाएंगे, उनका एक एप्लीकेशन सर्वर बनाएंगे। वो एप्लीकेशन सर्वर में उनका एप्लीकेशन का जो जो भी फंक्शनलिटी कोडिंग रहेगा, वो सोर्स कोड वहां पे रहेगा। फिर डाटाबेस उनका रहेगा, सर्वर्स उनका रहेगा, जो हम लोग जो फोटो अपलोड कर रहे हैं वो उनके सर्वर में रहता है। हम लोग तो अपने सिस्टम में नहीं रख रहे हैं, जो भी अपलोड कर रहे हैं वो फेसबुक में, जो वो जहाँ जहाँ पे सर्वर रखा होगा वर्ल्ड पे, वो वहां पे जाके रह जाता है। अब इससे क्या हो रहा है कि वेब एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बूम हो गया, क्योंकि मुझे हेडेक ही नहीं चाहिए। मैं मोबाइल पे भी वेब एप्लीकेशन ओपन करके यूज़ कर सकता हूँ, डेस्कटॉप में कर लूँगा, किसी के पास अगर विंडोज़ लैपटॉप है वहाँ पे यूज़ कर लूँगा, लिनक्स भी किसी के पास है मैं वहाँ पे भी यूज़ कर लूँगा। इसीलिए वेब एप्लीकेशन एक विदिन 10 ईयर्स पे ये ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया पूरा। अब आजकल कोई भी एक चीज़ हम लोग ढूँढ लेंगे ऑनलाइन पे, वो एक वेब एप्लीकेशन बना देते हैं। अब वो स्टैटिक हो या डायनामिक हो, स्टैटिक इन द सेंस खाली कंटेंट ही वो लोग पोस्ट करेंगे, उसमें कोई डायनामिक नहीं रहेगा, हम लोग अपडेट नहीं कर सकते हैं, हम लोग अपलोड नहीं कर सकते हैं। ये सारे अगर मैं मेरा ब्लॉग एक देख लूंगा, वो ब्लॉग में क्या होता है, रीड ओनली ही रहता है, मैं जो लिखूंगा वो आप लोग देख पाओगे। बट फेसबुक में क्या होता है, हम लोग अपना पोस्ट डिलीट कर सकते हैं, पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे वेब एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। अब ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं मतलब ज़्यादा यूजर बेस आएँगे, ज़्यादा बेस आएँगे तो हम लोगों को यूजर को अगर मेंटेन करके रखना है, इट मीन्स दैट हम लोगों को ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड करना है। क्योंकि इससे क्या होता है, रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा, लोग भी ज़्यादा वहाँ पे आएँगे। इसीलिए अभी हम लोग देखेंगे, अभी टीवी से ज़्यादा हम लोगों को यूट्यूब में, फेसबुक में ज़्यादा ऐड आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर इसमें आ रहे हैं हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ हो रहा है। अब ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रहा है तो ज़्यादा टेस्टिंग करना पड़ेगा। इसीलिए क्या हो रहा है, वेब ऑटोमेशन टेस्टिंग आया। अब ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मैं तो मैनुअल टेस्टिंग कर पाऊंगा, उससे क्या तो ऑटोमेशन टेस्टिंग क्यों करना है मुझे, ये एक क्वेश्चन आया। अब इससे क्या होता है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा फंक्शनैलिटी आ रहा है, अब ज्यादा फंक्शनैलिटी आ रहा है तो मुझे ज्यादा बंदे को रखना चाहिए। मतलब मुझे अगर एक सेटिंग्स को टेस्टिंग करना है, मेरे एप्लीकेशन पे लेट्स से 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स है। अब ये सारे सेटिंग्स को टेस्ट करने के लिए मैं एक बंदे को अगर रखूंगा, वो डेली भी 30 करेगा तो उसको मिनिमम एक 10 डेज लग जाएगा।
अब 10 डेज तक तो उसको मैं तो 40-50 हजार दे के तो नहीं रख पाऊंगा ना। तो इससे क्या होता है, मेरा कॉस्ट ज्यादा हो रहा है और टाइमली मैनर पे मुझे नहीं आ रहा है। अगर टाइमली मैनर पे नहीं आएगा तो मैं कस्टमर को भी वो सेल भी नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा लेट हो रहा है। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, ज्यादा अपडेट्स चाहिए, जल्दी जल्दी चीजें चाहिए हम लोगों को। अभी वन प्लस का 9 आ गया, उसमें कैमरा का कुछ इशू आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक इशू वन प्लस को बोला, वो अभी सॉफ्टवेयर फिक्स किया, मुझे ये चाहिए कि विद इन 2 डेज में आ जाने कि भाई मैं 40-50 थाउजेंड आई एम इन्वेस्टिंग, आई एम नॉट गेटिंग दैट बग फिक्सेस। उससे क्या होता है, नेक्स्ट वर्जन जो भी आएगा वन प्लस हम लोग खरीदेंगे ही नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, लोगों को ना क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। जो भी बग्स होता है उसको क्विकली डेवलप करना है, क्विकली टेस्टिंग करना है, टेस्टिंग करने के बाद यूजर को देना है ये सारी चीजें। अब मैन्युअली ये सारे पॉसिबल नहीं है। एक सिंपल सा एक इजी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक एप्लीकेशन है, मेरे पास एक एप्लीकेशन है JTC.com। मैं एक नया एप्लीकेशन बनाया, जो कि मैं अभी दिल्ली में ही उसको बना रहा था। अब क्या हुआ, स्टूडेंट्स एक्चुअली दे लाइक्ड एक्चुअली आवर सर्विसेज। नाउ व्हाट हैपेंड, दे इवन रिकमेंडेड फ्यू ऑफ द पीपल। अब वो क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट साउथ चारों तरफ एक्चुअली दे डिमांडेड एक्चुअली, क्योंकि वेब एप्लीकेशन है, कहीं पे भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। आजकल वर्चुअल हो गया, तो अभी क्या हुआ, इवन साउथ से भी लोग आ रहे हैं, इवन वहां से भी लोग आ रहे हैं। अब मेरे एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन का एक पेज में बना रहा हूँ। पहले क्या होता था, क्योंकि मैं दिल्ली में ही सर्विस देता था, जो भी रिक्वेस्ट मुझे आता था मैं उसको ब्लाइंडली कंसिडर कर देता था, ये बंदा और बंदी दिल्ली के ही रहेंगे। अब जब मुझे डिफरेंट साइड से आ रहा है, इवन लेट से दैट कोई अगर आउट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, अब उससे क्या होगा, मैं उसमें एक ऑप्शन मुझे डालना है कि वो फील्ड में एक ड्रॉप डाउन रहेगा कि भाई तू इंडिया का बंदा है या नहीं तो बाहर का बंदा है, क्योंकि उसके हिसाब से हम लोग उनसे पेमेंट लेंगे, राइट। अगर इंडिया का बंदा होगा INR से हम लोग बोलेंगे, अगर बाहर का बंदा होगा वो पर्टिकुलर करेंसी से हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो लेट्स से मेरा एप्लीकेशन अभी 5 डिफरेंट कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं। अब रजिस्ट्रेशन पेज में क्या आएगा, मैं एक ड्रॉप डाउन उसमें करूंगा, उसमें कंट्रीज रहेगा, 5 डिफरेंट कंट्रीज रहेगा। अगर मैं एक कंट्री को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेसिफिक स्टेट एक्चुअली दूसरे ड्रॉप डाउन में रिफ्लेक्ट होना है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोग डे इन डे आउट देख रहे हैं ये। अगर आप कोई भी एक गवर्नमेंट साइट पे जाते हो, वहां पे पहले, या नहीं तो जॉब साइट में जाते हैं, लेट्स से नौकरी में हम लोग नया एक ईमेल रजिस्टर कर रहे हैं एज ए न्यू अकाउंट, उसमें क्या होता है, वो हम लोगों को पूछता है पहले कि भाई कौन सी कंट्री से हो। एक बार आप कंट्री सिलेक्ट कर दिए, फिर वो स्टेट में सिलेक्ट करना है। अब लेट से अगर हम लोग वहां पे इंडिया सिलेक्ट कर रहे हैं और वो मिशिगन बोल के एक स्टेट आ रहा है जो कि US का एक स्टेट है, तो कैसे हम लोग उसको हैंडल करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि आज 5 कंट्री को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कल 100 कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे। अब लेट्स से वो ड्रॉप, जो कंट्री का ड्रॉप डाउन था उसमें हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन चूज करेंगे, स्पेसिफिक स्टेट रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं कोई भी आप लोगों से एक बंदे को पिक करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई इसको टेस्टिंग करो, ये कंट्री सिलेक्शन में प्रॉपर स्टेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको बोलूंगा कि विद इन 1 डे आप लोगों को ये टेस्टिंग करना है। टाइम इज देयर एक्चुअली, 24 आवर्स हम लोग बैठ जाएंगे, क्योंकि मैनेजर बोल रहा है we will be sitting and doing. But are you really sure that you will properly test all the options from the drop down? टू बी ऑनेस्ट, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इंडिया सिलेक्ट करेंगे, इंडिया का नाम जानते हैं हम लोग, क्या क्या स्टेट्स है। अभी US का कुछ स्टेट्स हम लोग जानते हैं, वो पूरा वहां पे चेक कर लेंगे। फिर जब 2-3 कंट्री के बाद हम लोग बोलेंगे भाई कितना टेस्ट करना है, 2 ड्रॉप डाउन तो काम कर रहा है ना, छोड़ दो इसको, काम कर रहा है बोल के हम लोग दे देंगे। अब क्या हो रहा है कि वो ब्राजील का कंट्री को वो चूज ही नहीं कर पा रहा है वहां पे। इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, टाइम भी ज्यादा ले रहा है और प्रॉपर आउटपुट भी नहीं आ रहा है, प्रॉपर टेस्टिंग भी नहीं हो पा रहा है। तो ये जो रिपीटेटिव चीज रहता है ना, अब इससे क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हर चीज हम लोग रिपीट कर रहे हैं, एक स्टेट एक कंट्री चूज कर रहे हैं, फिर स्टेट को वेरीफाई कर रहे हैं, फिर कंट्री चूज कर रहे हैं, स्टेट को वेरीफाई कर रहे हैं, फिर उसको सिलेक्ट करके देख रहे हैं कि ये प्रॉपरली सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो रिपीटेटिवली चीज रहता है ना, उसको हम लोग अगर ऑटोमेट कर देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन के ऊपर हो रहा है, हम लोग उसको वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग या नहीं तो वेब ऑटोमेशन टेस्टिंग बोल देते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे ये डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, automating the browser actions in the sense, आप कहीं पे
डाटा इनपुट कर लो, या नहीं तो डाटा कुछ टाइप करो, वहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस से चेक बॉक्स से चेक करो, या नहीं तो एक ड्रॉप डाउन है उसको सिलेक्ट कर लो। तो ये सारे जो ब्राउजर एक्शंस रहता है उसको हम लोग ऑटोमेट कर लेंगे। एंड देन व्हाट, ऑटोमेट तो कर दे रहे हैं, उसके बाद टेस्टिंग कहाँ पे कर रहे हैं? टेस्टिंग इज नथिंग बट अगेन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट। तो टेस्टिंग क्या कर रहे हैं? एक बार हम लोग कुछ सिलेक्ट किए, कुछ एक्शन किए ब्राउजर के पास, एक रिएक्शन आता है, राइट? अगर आप हम लोग एक रजिस्ट्रेशन पेज है उसमें सबमिट बटन क्लिक किए, सबमिट बटन में क्या होता है, वो पूरा बैक एंड में डाटा वैलिडेट होता है, वैलिडेट होने के बाद अगर कुछ एरर रहता है तो वो एरर हो बोल के बोल रहा है। लेट्स से आपका मोबाइल नंबर आप 9 डिजिट्स दे दिए हो, अब बैक एंड में वो कोड क्या करेगा, चेक करेगा, पहले चेक करके वो बोलेगा कि भाई 9 डिजिट है, 10 डिजिट ऐड करो। तो ये सारे वैलिडेशन हम लोग कर रहे हैं, वैलिडेशन बाय यूजिंग द कोडिंग एक्चुअली और ऑटोमेशन टूल्स। तो ऑटोमेटिंग ब्राउजर एक्शंस and validating the responses or the results whatever the application is sending to us against the expected behavior. Expected behavior in the sense expected requirement or whatever that software has to do for you. तो इस वैलिडेशन को हम लोग वेब ऑटोमेशन टेस्टिंग बोलते हैं। अब इससे बेनिफिट्स में ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन कर दिया था, बट देन अगेन लेट्स सी थियोरेटिकली। कैन फिनिश वर्क विथ लेस टाइम, मैं वही बोला, अगर मैं मैन्युअली उसको करता, पहले माउस मूव करूंगा, उसको करूंगा, फिर खाने के लिए जाऊंगा, फिर बैठूंगा, फिर बोर लगा थोड़ा बहुत यहाँ पे गाना सुन लिया, फिर ये कर लिया, तो इससे क्या होता है, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। अगर मैं एक स्क्रिप्ट लिख दिया, वो ऑटोमेशन टेस्टिंग में कोड लिख दिया, वो वहां पे रन हो रहा है, मैं यहाँ पे मोबाइल पे बैठ के फेसबुक में रहूंगा, या नहीं तो किसी के साथ व्हाट्सएप चैट कर लूंगा। उससे क्या होता है ना, मल्टीटास्किंग हो गया और फिर काम का काम भी हो गया। तो विद इन लेस टाइम आई कैन फिनिश माई वर्क, नो ह्यूमन एरर्स, लाइक आई सेड। अगर मैं 2-3 ऑप्शन चूज करने के बाद टेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद बोर हो गया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिया का 30 स्टेट या 32 स्टेट जो भी है, 30 चूज कर लिया, उसमें क्या हुआ, एक मिस हो गया, क्योंकि मैं तो बैठ के यहाँ पे एक एक नहीं लिख रहा हूँ, ये स्टेट को चूज किया बोल के। तो दैट मिसिंग, आई कैन मिस समथिंग एक्चुअली। तो वो सारे एरर्स क्या होते हैं, टेस्टिंग में नहीं होगा, क्योंकि वो लूपिंग लेता है, एक के बाद वो एक ऑटोमेटिकली करेगा रोबोट की तरह, इसीलिए ह्यूमन एरर्स ज्यादा नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं अभी जो बता रहा था, एक सिंपल सा चीज है यहाँ पे, लेट्स से अबाउट दिस वन एक्चुअली। तो मैं अभी जो कंट्री या नहीं तो स्टेट सिलेक्शन जो बोल रहा था, अभी ये एक जीमेल का एक रजिस्ट्रेशन पेज है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारे दे रहे हैं। फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ तो एक टाइप कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन क्लिक कर रहा हूँ। अभी इससे क्या होता है, मैं जब नेक्स्ट बटन क्लिक कर रहा हूँ, वो बैक एंड में कुछ तो एक काम कर रहा है, वो काम करके ये एक एक्चुअली लास्ट नेम एक रिक्वायर्ड फील्ड है। रिक्वायर्ड फील्ड मतलब इसमें हम लोगों को कुछ तो कुछ एक फिल करना है। तो ये सारी चीजें को, क्योंकि जब जीमेल बनाए थे, दे सेड दैट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों कंपलसरी रहना है। ईमेल जो यूजर नेम रहता है ये एक वैलिड रहना है। मैं उसमें अगर कुछ भी एक डाल दूंगा, अगर वो ऑलरेडी कोई और एक यूजर का रह जाएगा, लेट्स से मेरा एक ईमेल आईडी है XYZ, फिर आप में से कोई भी एक xyz@gmail.com बोल के एक क्रिएट करना चाहता है। अब इससे क्या होता है, यूनिक रहना है, हर किसी का ईमेल आईडी यूनिक रहना है। अब वो नहीं रहेगा, अगर वो फंक्शनैलिटी जो हम लोग जो बना रहे हैं, इसको वैलिडेशन करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं। अब इससे ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता है, एक सिंपल सा चीज है, ये तो हम लोग ऑटोमेशन का मतलब मैनुअल टेस्टिंग कर लिए, सिंपल सा चीज है ये, एक विद इन हाफ एन आवर पे हम लोग टेस्टिंग कर लेंगे। अब प्रॉब्लम है कि ये, अब इससे क्या होता है, हम लोग इंग्लिश पे इसको सिलेक्ट किए हैं। अब मैं, कोई एक बंदा है, वो बोल रहा है कि मुझे, मैं इंडोनेशिया का हूँ, मैं यहाँ पे इंडोनेशिया चूज करूंगा। अभी आप देखो यहाँ पे ये सारे टेक्स्ट चेंज हो गया, क्योंकि वो ट्रांसलेट हो गया, पूरा इंग्लिश से ट्रांसलेट हो गया। अब वो मुझे पता नहीं है कि भाई ये फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, फिर हर एक को मुझे चूज करना है। अब लेट्स से ठीक है, मुझे ऑटोमेशन टेस्टिंग पता नहीं है, मैं मैनुअल टेस्टिंग ही जानता हूँ। ओके, मैं अभी क्या करूंगा, इसको चूज करूंगा, मेरे पास एक डिक्शनरी जैसा रहेगा, मैं उससे क्या करूंगा, हाँ हाँ ये करेक्ट है। अभी इससे क्या होता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, मैं फर्स्ट 1 2 3 4 5 तक मैं ठीक से करूंगा, क्योंकि मेरे पास पेशेंस है, मैं भी बोलूंगा क्योंकि मुझे सैलरी मिल रहा है, ठीक से करूंगा। अब जब ज्यादा हो जा रहे, जब यहाँ तक आ जा रहे हैं ना, हम लोगों का एक दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाता है।
अब इससे क्या होता है, मैं जब इसको चूज करता हूँ, अरे नहीं ये तो सही काम करेगा क्योंकि ये तो सारे तो सही काम कर रहा है, तो बंदे ने जो डेवलपर होगा वो भी ठीक से लिखा होगा, छोड़ दो, उसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट करके छोड़ देते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि जब मैं इसको चूज कर रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश पे ही आ रहा है फॉर एन इंस्टेंस। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, जो एक्चुअली ये कंट्री का बंदा होगा वो देखेगा भाई मुझे तो पता नहीं है इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश आ रहा है। अब उसका क्या हुआ, एक कस्टमर लूज हो गया जीमेल का। तो ये सारे प्रॉब्लम होता है। अगर मुझे ऑटोमेशन टेस्टिंग पता है तो मैं क्या करूंगा, ये जो इतना एक एक मतलब क्या बोलते हैं ऑप्शन चूज करके मैं यहाँ पे जो वेरीफाई कर रहा हूँ ये सारी चीजें, ये टाइम में सेव कर लिया। ठीक है, क्योंकि मैं एक स्क्रिप्ट लिख दूंगा, मैं एक 1 to 2 days टाइम स्पेंड करूंगा, टाइम स्पेंड करके एक ऑटोमेशन यहाँ पे बना दिया, स्क्रिप्ट बना दिया, वो मेरे मैनेजर को दे दिया। अब लेट से और एक भी बेनिफिट होता है। अब वो बेनिफिट क्या होता है, लेट से यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ था, ठीक है, ये कंफर्म पासवर्ड पे डाटा ही एंट्री नहीं हो रहा था फॉर एन इंस्टेंस, कुछ तो एक प्रॉब्लम हो रहा था, हम लोग ये पूरे टेस्टिंग कर लिए थे। अब क्या हुआ, डेवलपर ने ये भी फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद मैनेजर बोलेगा हाँ भाई फिर से टेस्टिंग करो, मैं मैनुअल टेस्टिंग के ऊपर बोल रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर और एक ऑप्शन चूज करके इसको करेंगे। अब इससे क्या होता है ना, वो मैनुअली हम लोग बार बार सेम चीज को कर रहे हैं, तो वो क्या होता है ना, उसका जो ब्यूटी रहता है टेस्टिंग का वो ठीक से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बार बार वही चीज को कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग ऑटोमेशन करेंगे, लेट से हम लोग 2 से 3 दिन उसको स्पेंड किए थे स्क्रिप्ट लिखने के लिए, स्क्रिप्ट लिख के दे दिए, अब ये प्रॉब्लम था यहाँ पे, ये फिक्स हो गया। अब मुझे आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि फिर जाके इसको टेस्टिंग करो, जो स्क्रिप्ट रहेगा आप लोग जो लिख के दिए होंगे मैं उसको ही फिर से रन कर दूंगा। अब लेट से मैं ये भी कर सकता हूँ, रात को भी जाके रन कर सकता हूँ उसको, या नहीं तो हमारे पास कुछ ऐसे डेवऑप्स के टूल्स भी हैं, या नहीं तो विंडोज में एक शेड्यूलर बना दूंगा, आपके आपके जो स्क्रिप्ट लिखे होंगे उसको रात को मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। करने से क्या होगा, सुबह में जब ऑफिस में जाऊंगा या नहीं तो ओपन करूंगा मेरा एप्लीकेशन, वो मुझे टेस्ट रिजल्ट दे देगा कि भाई हाँ ये सारे ऑप्शंस काम कर लिया, या नहीं तो कोई ऑप्शंस ठीक से काम नहीं कर रहा है, इवन वो एक स्क्रीनशॉट भी डाल के मुझे दे देगा कि यहाँ पे मैं जब इटालियनो चूज कर रहा हूँ वो मुझे इंग्लिश दिखा रहा है। अब इससे अगर हम लोग मैन्युअली करते, एक स्क्रीनशॉट निकालो उसको फिर एक लोकेशन पे डालो, तो ये सारे टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग का बेनिफिट क्या होता है, जितनी बार मुझे चाहिए मैं उतनी बार वो स्क्रिप्ट को रन कर सकता हूँ, ये एक बेनिफिट है। जब चाहूँ तब कर सकता हूँ। अगर मैनुअल टेस्टिंग करूंगा मैं तो आधी रात को बुला नहीं सकता हूँ कि भाई आ जाओ फिर टेस्टिंग करो, क्योंकि सुबह मुझे एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय इन द सेंस मार्केट में उसको भेज देना है, जैसे एप्लीकेशन सर्वर में डाल देना है, तो जो जो अपडेट रहेगा वो यूजर को डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये एक बेनिफिट रहता है ऑटोमेशन टेस्टिंग का। ठीक है, और उससे क्या होता है, फिर क्या होता है, नो ह्यूमन एरर्स, लेस रिसोर्स, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है एज ए कंपनी पर्सपेक्टिव। अब क्या होता है, मैं अगर लेट से ये सारे अभी जो स्क्रिप्ट जो मतलब एक मैनुअल टेस्टिंग कर रहा हूँ लेट से, अब यहाँ पे तो ये एक पेज हो गया, फिर दूसरा पेज कुछ एक आ गया, उससे मैं क्या करूंगा, मैं तो आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि अगर इसको 6 आवर्स लग रहा है दूसरे पेज को भी 6 आवर्स लगेगा, तो आज तो मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि 12 घंटे यहाँ पे बैठो 2 पेज को टेस्टिंग कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या बोलोगे, आज मैं ये टेस्टिंग करूंगा, ये स्क्रीन ये ऑप्शन सारे चूज करूंगा, टुमारो मैं दूसरे पेज को करूंगा। अब अगर उससे क्या होता है, रिसोर्सेज ज्यादा लगता है, अगर मुझे एक दिन पे कंप्लीट करना है दोनों पेज को, मैं क्या करूंगा, और एक बंदे को हायर करूंगा। जबकि क्या होगा, जो फर्स्ट बंदा रहेगा वो ये स्क्रीन को टेस्टिंग करेगा, सेकंड बंदा जो रहेगा वो सेकंड पेज को टेस्टिंग करेगा, क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए ये सारे। अगर मैं मैनुअल टेस्टिंग कर रहा हूँ मुझे ज्यादा बंदे चाहिए उसको। अगर मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहा हूँ, जब ये टेस्टिंग आप एक बंदे ने लिख लिया, लिखने के बाद वो मुझे दे दिया, फिर सेकंड पेज आ गया, मैं क्या करूंगा, ये पेज का जब स्क्रिप्ट मिल गया, दूसरे पेज का मैं आप बोलूंगा अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग जो स्क्रिप्ट रहेगा उसको मैं रन करूंगा। अब वो टाइम पे आप क्या करोगे, एज ए टेस्टिंग आप क्या करोगे, दूसरे पेज को ऑटोमेट करोगे। इससे देखो ये इनडायरेक्टली पैरेलल वर्क हो रहा है, एग्जीक्यूशन भी हो जा रहा है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे दूसरा चीज भी ऑटोमेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लेस रिसोर्सेज, अगर मुझे 10 बंदे का काम मैं 5 बंदों के साथ काम कर ले रहा हूँ, एक्चुअली मुझे 5 बंदे चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक बंदे को ही मैं ले लूंगा, लेके उसको बोलूंगा कि भाई रोबोट की तरह काम कर, क्योंकि स्क्रिप्टिंग करने के लिए भी टाइम लगता है।
आपको पहले देखना है क्या क्या मॉड्यूल से टेस्ट हो सकता है, कैसे टेस्टिंग करना है, फिर स्क्रिप्ट लिखना है, स्क्रिप्ट का एक अपना एक प्रॉब्लम रहेगा। तो इसीलिए हम लोग ये ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखेंगे अभी कैसे क्या करना है ये सारी चीजें। तो इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज में मैं काम कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, कंपनी का पैसे भी बच जाएगा, जो कॉस्ट जो रहता है, जो एक्सपेंस जो रहता है वो कम हो जा रहा है। इसीलिए अगर मैं एज सुनील, अगर मैं मैनुअल टेस्टिंग में एक कंपनी में जाता हूँ, वो मुझे अगर 5 लाख दे रहा है, अगर मैं एक ऑटोमेशन स्किल अगर गेन करके मैं सेम कंपनी पे जाऊंगा, वो मुझे 7 to 8 लाख दे देगा। क्योंकि उसको क्या होगा, दो चीज मिल गया, एक एक की मैनुअल टेस्टिंग मिल गया, एक एक की ऑटोमेशन टेस्टिंग भी मिल गया। अब मैनुअल टेस्टिंग जरूरी है क्योंकि हम लोगों को तो पहले अंडरस्टैंडिंग करना है ना, क्या एक्चुअली ये फंक्शनैलिटी है, उसके बाद ही जाके हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। बट मुझे एक पैसे में दो चीज मिल गया। आई थिंक सेम हो रहा है, राइट? आजकल हम लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, हम लोगों को क्या चाहिए, कैमरा भी चाहिए, चैटिंग भी चाहिए, फिर इंटरनेट ठीक से रहना है, फिर उसमें और सारी चीजें भी हो जाना है। अगर मैं नोकिया का 1600 को बोल दूंगा कि भाई इसको ले लो, तो नोबडी विल बाई, राइट? सो द सेम कॉन्सेप्ट, कंपनी को भी ज्यादा स्किल्स वाले बंदे चाहिए। तो इसीलिए हैविंग मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग विल मेक योर व्हाट यू कॉल प्रोफाइल मोर प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये सारे रहता है ये अपना बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो दैट्स व्हाई आई सेड लेस रिसोर्स इन्वेस्टमेंट, with less resources I can do more work. I can run tests anytime. Like I said, I need not to be that person to present actually to do the testing. I can run my script anytime and anywhere actually even. Okay, so that is what the benefit of automation testing. Fine. Now, by considering all these things like the manual testing, automation testing, then like I said, we need to learn something, right? Okay, so that learning path basically includes these many things. तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया, तो सो दैट आप लोग क्या करोगे, जब आप कैरियर बनाना चाहते हो ऑटोमेशन टेस्टिंग में, यू विल कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड कि भाई मुझे ये सारे स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज है कि ऑटोमेशन टूल। अभी ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे करना है, कोई तो एक टूल रहना चाहिए जिसको हम लोग यूज करके ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट इन द सेंस प्रोग्रामिंग। तो मैं कभी कभी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बोल दूंगा, कभी कभी ऑटोमेशन टेस्ट बोल दूंगा, या नहीं तो खाली टेस्ट बोलूंगा। इसका मतलब है कि जो टेस्ट केसेस को मैं जो ऑटोमेट किया हूँ, जो कोडिंग जो लिखा हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग बोल के। अब टेस्टिंग क्या होता है, फॉर एन इंस्टेंस मैं अगर क्विकली उसको पास करूंगा, फेसबुक को ही ले लेते हैं हम लोग। अगर टेस्टिंग करते हैं, उससे क्या होता है, उसका एक फंक्शनैलिटी रहता है। वो क्या होता है, हम लोग डिवाइड किए हैं उसको। फेसबुक एज ए प्रोडक्ट, हम लोग उसको एज ए प्रोडक्ट ले लेंगे, या एज ए सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। उससे क्या होता है, सिनेरियोस रहता है। नाउ सिनेरियोस क्या होता है, लॉगिन एक सिनेरियो है, ठीक है, सेटिंग्स एक सिनेरियो है, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग एक सिनेरियो है, पोस्टिंग समथिंग, पोस्टिंग ए पिक्चर, पोस्टिंग सम मैसेजेस, ये एक सिनेरियो हो गया। अब ये सारे सिनेरियोस, सिनेरियोस इन द सेंस ये एक छोटा छोटा रिक्वायरमेंट्स है एक एप्लीकेशन का। अब ये सिनेरियो से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट केस जनरेट करते हैं। टेस्ट केस कैसे जनरेट करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल है, लॉगिन करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट enter the username into the username field, enter the password into the password field, click on sign in field, okay, verify Facebook logged in successfully। ये जो चार चीजें जो है, इसको मिला के एक टेस्ट केस होता है ना। ये चार जो इंडिविजुअल जो टास्क रहा, इसको हम लोग टेस्ट स्टेप बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिस्ट डाउन करूंगा, एक प्रोडक्ट रहता है, वो प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू सिनेरियोस। ठीक है, ये सिनेरियोस से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट केस बनाते हैं। टेस्ट केस से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट स्टेप बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा सा एंटिटी हो गया, इससे हम लोग मल्टीपल सिनेरियो बनाएंगे। टेस्ट केस इज नथिंग बट, टेस्ट केस हम लोग मैनुअल टेस्टिंग को बोलते हैं, इसको हम लोग टेस्ट स्क्रिप्ट्स बोलते हैं, या नहीं तो टेस्ट बोलते हैं, या नहीं तो जस्ट स्क्रिप्ट ही बोलते हैं। ठीक है, सी आई कैन टॉक एनीथिंग, अभी मैं कुछ भी आपको बोल दूंगा, बट देन व्हेन यू गो इनटू रियल टाइम, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे देन इट इज डिफरेंट, राइट? सो इसीलिए मैं जो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वर्डिंग कन्वर्सेस और कन्वेंशन यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग बोलते हैं। अब एक एक टेस्ट केस को हम लोग मल्टीपल टेस्ट स्टेप बोलते
बोलते हैं, जो इंडिविजुअल एक्शन जो रहता है, क्लिकिंग ऑन ए बटन, देन एंटरिंग सम टेक्स्ट इनटू द टेक्स्ट बॉक्स, ये सारे को हम लोग टेस्ट स्टेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे रहता है। नाउ ऑटोमेशन टूल हम लोग चूज करेंगे। मार्केट में बहुत सारे टूल्स है, अभी ये नहीं है कि सेलेनियम एक ही टूल है जो मार्केट में हम लोग उसको सीखेंगे अभी, बट सेलेनियम इज ओनली द पॉपुलर टूल आई कैन से, क्योंकि मतलब द डे आई नो इट इज लाइक फ्रॉम पास्ट 6-7 years इट इज इन द मार्केट। मैं जो पहले बोल रहा था क्यूटीपी मार्केट में रूल कर रहा था, फिर क्यूटीपी बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन टेस्टिंग, और फिर ये एक पेड टूल था, मतलब आपको पे करना पड़ेगा लैक्स ऑफ रुपीज अगर क्यूटीपी को यूज करना है तो। इससे क्या हुआ, वेब एप्लीकेशन आने के बाद वो लोग सपोर्ट नहीं कर पाए क्यूटीपी को, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा हो गया, मेंटेनेंस ज्यादा हो गया। इससे क्या हुआ, सेलेनियम इवॉल्व हुआ। ठीक है, सेलेनियम का एक फायदा ये था कि वो ओपन सोर्स था। ओपन सोर्स इन द सेंस मैं डाउनलोड कर सकता हूँ एज ए यूजर, मुझे कुछ पे नहीं करना है। ठीक है, ये एक ऑटोमेशन टूल आपको चूज करना है। अब ऐसा एक टूल आपको चूज करना है जो कि कम खर्चा हो, या नहीं तो कुछ भी खर्चा ना हो, और सीखने के लिए इजी भी हो, उसका कम्युनिटी भी अच्छा खासा हो। कम्युनिटी इन द सेंस, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है कौन मुझे बताएगा। ठीक है, ओपन सोर्स का एक प्रॉब्लम ये होता है कि अब कहीं पे भी अभी थाउजेंड्स ऑफ टूल्स है, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम क्या होता है, कोई भी इश्यूज रहेगा उसका कम्युनिटी उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, लोग इतने नहीं रहते हैं कि आपको रिस्पॉन्ड देंगे, क्योंकि ये फ्री है तो उनका मर्जी है, वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स रहता है, तो इसीलिए आपको वाइजली चूज करना है कौन सा ऑटोमेशन टूल आपको सही रहेगा। फॉर एन इंस्टेंस एट दिस टाइम सेलेनियम हम लोग चूज कर रहे हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इसका कम्युनिटी भी वास्ट है, और सारे बेनिफिट्स भी है। मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सारी चीजें। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये तो नहीं है कि मैं कोई मैजिक कर दूंगा, ये सारे कोडिंग से रिलेटेड होता है। अब जैसे हम लोग जावा क्यों सीखे, क्योंकि ये हेल्प होगा हम लोगों को ऑटोमेशन टेस्टिंग लिखने के लिए। हाँ, इतना भी नहीं चाहिए कि एक डेवलपर जैसा नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक कोर जावा और थोड़ा बहुत एडवांस्ड जावा को चाहिए, वो हम लोग देखेंगे कितना चाहिए। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोगों को चूज करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ये यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, अभी देखिए कुछ भी हम लोग करते हैं उसका एक रूल्स रहता है, बाई अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स ओनली वी विल डू समथिंग। अब रोड क्यों बनाते हैं, कि हम लोग बोलते हैं कि भाई ये रोड बना हुआ है, आप रोड पे ही जाओ। अगर रोड नहीं बना होता, कोई किसी के घर के ऊपर चला जाता, कोई किसी के छत के ऊपर चला जाता शॉर्टकट लेके, तो उसका एक गाइडलाइंस रहना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल रहता है, क्यों रहता है, वो एक सेफ स्मूथ फ्लो के लिए रहता है। तो वैसे ये यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या रहता है, आपको गाइड करते हैं कि आप ये तरीके से जाओ। अब क्या होता है, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन यूनिट टेस्टिंग टूल्स। जैसे जावा में टेस्ट एनजी हो गया, डॉट नेट अगर हम लोग सीखना चाहते हैं उसमें एन यूनिट एमएस टेस्ट हो गया, वैसे पाइथन में पाई टेस्ट हो गया। तो ये सारे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो एक यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क देते हैं, उसको हम लोगों को सीखना है। देन रिपोर्टिंग पार्ट। अब रिपोर्टिंग क्या होता है, ये रिपोर्टिंग इन द सेंस, अगर मैं आपको कुछ टेस्टिंग करने के लिए देता हूँ, अगेन आई एम गोइंग बैक टू दिस पर्टिकुलर फॉर्म। ओके, मैं आपको दे दिए ये टेस्टिंग करो। अब टेस्टिंग करने के बाद एज ए मैनेजर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप टेस्टिंग किए, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप मुझे इधर आके बोलोगे या नहीं तो लिख लोगे, हाँ नहीं मैं अगर इटालियनो चूज कर रहा हूँ ये ठीक से काम कर रहा है, मैं इंग्लिश चूज कर रहा हूँ इंग्लिश काम कर रहा है, मैं आपको प्रूफ मांगूंगा। आप क्या करोगे प्रूफ मांगने से, इधर आप रिकॉर्डिंग कर लोगे ये स्क्रीन को, या नहीं तो आप क्या करोगे उसका स्क्रीनशॉट लेके दे दोगे। ये दिस इज नथिंग बट रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग इन द सेंस, आप रिजल्ट को पब्लिश कर रहे हो कि ये पास हो रहा है, ये फेल हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये सारे दिखा रहे हो। तो दैट इज अगेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लर्निंग एक्चुअली, ऑटोमेशन टेस्टिंग हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल। अब ये क्या है, ये क्या होता है कि अब लेट से हम लोग यहाँ पे 6 बंदे हैं, ठीक है, मैं कुछ कोडिंग पे लिख लिया, आप लोग कुछ लिखिए। अब हम सब का कैसे हम लोग उसको एक जगह पे रखेंगे। अगर मैं एक मेरा एक कोई भी एक टूल ले लिया, उसमें मैं अपना एक पेज लिख लिया, आपका एक पेज लिख लिया। अब लेट से सोम हमारे मैनेजर है, उनको कैसे भेजेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे जीमेल पे, हाँ ये मेरा पेज 1 है,
फिर आप लोगों से कोई भेजेगा ये पेज 2 है। अब सोम क्या करेंगे, ये सारे पेजेस को लेके वो एक स्ट्रक्चर्ड बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब लेट से कुछ प्रॉब्लम हो गया एक में, अब वो क्या करेंगे, फिर उसको आप लोगों के साथ सेंड करेंगे। आप फिर आपके डॉक्यूमेंट को ओवरराइट करोगे, फिर उसमें डाटा लिखोगे, उनको फिर दोगे। तो ये सारे कोऑर्डिनेशन आप देखो कितना गंदा हो रहा है पूरा। तो इसको मेंटेन करने के लिए, मींस इन द सेंस, ऐसे भी हो सकता है आपका कोई चीज मैं भी फिक्स करना चाहता हूँ, तो आप मुझे सेंड करोगे। तो ये सारे आप देखो वाटरफॉल मॉडल जैसा हो रहा है, मतलब एक के बाद एक हो रहा है, पैरेलली नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल हम लोगों को क्या हेल्प करता है, जितना भी हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी में उसको रख देंगे। इससे क्या होता है, कोई दूसरा बंदा मेरा काम देखना चाहता है, वो वहां से डाउनलोड कर लेगा वो सारी चीजें। तो ऑन द फ्लाई होना है ये सारी चीजें। जैसे कि हम लोगों का गिट हो गया, बिट बकेट हो गया, या नहीं तो हम लोगों का एडीओ, माइक्रोसॉफ्ट का एक एज्यूर डेवऑप्स है। ये सारे टूल्स हम लोगों को हेल्प करता है हमारे कोड को रेपो में रखने के लिए। ओके, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट रहता है, इसीलिए यू गाइस नीड नॉट टू वरी। मैं खाली ये एक चीज बोल रहा हूँ कि दिस वुड बी योर लर्निंग पाथ। ओके, सो वी नीड नॉट टू बी दैट डीपर इनटू दिस। एक डेवलपर जैसा हम लोग को समझना नहीं चाहिए, खाली एक टूल की तरह यूज करेंगे। मैं आपको बोलूंगा फेसबुक एक नया एप्लीकेशन है, इट्स ओके राइट, हम लोग एक दो दिन उसके अंदर चले जाएंगे, फिर हाँ भाई पता चल गया हम लोगों को। फिर उससे क्या होता है, नया नया फीचर जब आता है किसी से सुनते हैं, या नहीं तो एक्सप्लोरेटरी करके हम लोग उसका फीचर जानते हैं। तो द सेम थिंग सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल इज ऑल अबाउट। सीआई टूल्स, अब ये क्या है, ये होता है कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन टूल्स। अब ये क्या करता है, दिस विल हेल्प अस टू परफॉर्म दिस वन, कैन रन द टेस्ट एनी टाइम। मैं वही बोला राइट, अगर कुछ फिक्स हो गया, मुझे आधी रात को ये टेस्टिंग का मतलब कल ही कल मुझे चाहिए, और आज इवनिंग 5 o'clock एक बग फिक्स हुआ, मुझे टेस्टिंग करके कल सुबह जब मैं ऑफिस जाता हूँ मुझे वो रिजल्ट चाहिए कि ये फिक्स जो हुआ ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये क्या होगा कि बाय यूजिंग सीआई टूल्स, जैसे कि जेनकिंस हो गया, सर्किल सीआई हो गया, इवन एज्यूर डेवऑप्स हो गया, गिटहब भी आजकल दे रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो स्क्रिप्ट रहता है हम लोग उसको कहीं पे भी रन कर सकते हैं, कभी भी रन कर सकते हैं ट्रिगर करके। तो इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये नॉर्मली मतलब आई वुड से ये डेवऑप्स का ज्यादा काम रहता है। मतलब हमारा जो टेस्ट केस ऑटोमेशन हम लोग जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, लिखने के बाद एक टीम रहता है, उनको हम लोग दे देते हैं। बट देन वी नीड टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट दैट। अगर कभी कुछ फेलियर होता है तो हम लोग एटलीस्ट इन ए पोजीशन रहना है कि भाई ये मेरे स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आपका कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम होगा शायद। तो वैसे हम लोग बोल सकते हैं ये सारी चीजें। सो दिस शुड बी योर डिटेल अबाउट योर लर्निंग पाथ। ठीक है, fine. Now, so far are we good with whatever the stuff we are learning here? Okay, fine then. So I hope this makes sense to everyone. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या रहता है कि सेलेनियम। नाउ लाइक आई सेड, वी नीड टू चूज ए वैलिड टूल व्हिच इज इन द मार्केट एंड इजी टू लर्न। ओके, तो इससे क्या होता है, सेलेनियम हमारे पास एक आता है कि ठीक है हम लोग सेलेनियम लर्न करेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंट बेनिफिट, क्योंकि देखो मैं ये तो नहीं मैं बोल दूंगा सेलेनियम लर्न करो एंड आप लोग ब्लाइंडली नहीं बिलीव कर सकते हो। तो हम लोगों को कुछ तो उसका बेनिफिट हम लोगों को देखना है, सो दैट वी विल इन्वेस्ट आवर टाइम इन दैट, एंड देन कंपनीज आल्सो शुड बी रेडी टू टेक अस। So I kind of listed actually these are the things that makes Selenium on top of all the tools. Okay, and then you guys should trust me also. I mean I have to convince actually you guys. इसका एक प्राइमरी बेनिफिट है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट इन द सेंस, अगर मुझे जावा पता है तो देन मैं सेलेनियम यूज कर सकता हूँ। अब मैं बोलूंगा नहीं नहीं मुझे जावा डिफिकल्ट लग रहा है, पाइथन मुझे यूज करना है, या नहीं तो कंपनीज में बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग तो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, हम लोगों को डॉट नेट चाहिए। अब क्या होता है, आप लोग जावा में सीख के चले गए, अब डॉट नेट वहां पे बोल रहे हैं, तो फिर स्टिल यू डोंट नीड टू बी वरी एक्चुअली, क्योंकि अभी जावा ही चेंज हुआ है ना, सेलेनियम तो चेंज नहीं हुआ। सेम मेथड्स रहेगा, सेलेनियम का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आपको खाली क्या है, इवन जावा और डॉट नेट भी सेम ही होता है, सेम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, सेम एब्स्ट्रैक्शन। आप लोग जो जो जावा में वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिक्लेयरिंग ए क्लास, ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर इन डॉट नेट। आपको खाली थोड़ा मतलब 1 to 2 वीक्स थोड़ा ब्रश अप करना है, एंड देन यू आर गुड। सो सेलेनियम चेंज नहीं होना है।
अगर लैंग्वेज चेंज करते हैं तो टूल भी चेंज हो जा रहा है, देन दैट टूल इज नॉट गुड टू लर्न. So that's where actually Selenium is making the top list, actually top in the list. Multi-language support. So almost 6 to 7 languages. Okay, I will be showing you what and all languages. Open source, I already discussed about this. Multi-browser support. अब मैं जैसे कि बोल रहा हूँ ये कि वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग है. अब मैं बोलूंगा नहीं, मेरा टूल खाली क्रोम पे ही काम करेगा. फायरफॉक्स के लिए तुम्हें एक दूसरा टूल यूज करना पड़ेगा. फिर एड्ज ड्राइवर है, उसको दूसरा टूल यूज करना पड़ेगा. क्योंकि मैं मैक यूज कर रहा हूँ, सफारी में भी मुझे टेस्टिंग करना है. अब सफारी के लिए दूसरा टूल यूज करो. अब कितना टूल बैठ के मैं लर्निंग करूँ, तो टाइम कंज्यूमिंग है, राइट. तो इसीलिए ब्राउजर सपोर्ट आल्सो शुड बी देयर. तो सेलेनियम जो स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ वो क्रोम में भी एग्जीक्यूट होना है, वो फायरफॉक्स में भी एग्जीक्यूट होना है, वो एड्ज ड्राइवर में भी एग्जीक्यूट होना है. तो वैसा चीज रहना. So that is what Selenium is making one of the good tool actually. Ease of integration. Ease of integration in the sense मैं ये जो बोला यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क, रिपोर्टिंग, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल. अब ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट लिख के मेरे सिस्टम में ही रख दूंगा. एग्जीक्यूट करने के लिए तो कोई टूल पे तो डालना पड़ेगा. अगर वो टूल बोलेगा नो नो आई कांट टॉक टू सेलेनियम, सेलेनियम के साथ मेरा मतलब फिट ही नहीं हो पाएगा, then waste of learning all these things, right? So that is one of the benefit of Selenium, that we can integrate to any other tools actually. Okay, तो वो एक benefit रहता है. Support across multiple platforms. Like browser, it should support multiple. For an instance, let's say आप लोग Mac में काम कर रहे हो, अब मैं Windows पे काम कर रहा हूँ, फिर थर्ड पर्सन आ रहा है, वो बोल रहा है नहीं मेरे पास तो लिनक्स मशीन है, तो मैं कैसे करूँ. अब जो स्क्रिप्ट हम लोग लिखे हैं, अब ये नहीं है कि सारे ओएस के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग लिखे. हो सकता है अभी माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन ले लेते हैं. अगर हम लोग सी शार्प का कोडेड यूआई बोल के एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, वो क्या होता है खाली विंडोज में ही वो यूज होता है, मैक में वो नहीं होगा. अब मैक के लिए मैं कैसे करूँ उसको, मेरा एप्लीकेशन मैक में कैसे टेस्ट करूँ, तो वो प्रॉब्लम होता है. बट सेलेनियम में क्या है, आप जो भी ब्राउजर से उसमें टेस्ट कर सकते हो, कोई भी सिस्टम में. अब मैं अगर मैक में एक कोडिंग लिख रहा हूँ, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ. फॉर एन इंस्टेंस आप लोगों के पास विंडोज मशीन है, यस यू कैन रन माई टेस्ट केसेस. तो जो टेस्ट केस जो फ्रेमवर्क में बना रहा हूँ वो आप सीमलेसली आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने सिस्टम में. तो वो एक बेनिफिट है सेलेनियम का. गुड कम्युनिटी सपोर्ट, बिकॉज इट इज ओपन सोर्स, एवरीबडी इज यूजिंग. अगर हम लोगों का कुछ भी इश्यूज आ गया तो वो क्या होता है, कम्युनिटी अच्छा खासा है, वो लोग हम लोगों को रेस्पॉन्स देंगे. या नहीं तो अगर हम लोग अभी लेट्स से एक एक्सपर्ट है, उसको मतलब कंपनी का एक फ्रेमवर्क बनाना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं. फॉर एन इंस्टेंस आप लोगों में से ही कोई एक आफ्टर 6 मंथ groomed well, actually groomed well can design a good framework. आप वहाँ पे हैं, कोई एक बंदा आ रहा है बोल रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है, कैन यू हेल्प मी. तो देन दैट कम्युनिटी सपोर्ट इज मोर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल nowadays एज ए ऑटोमेशन टेस्टिंग दे नो सेलेनियम. तो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट. और इसका कम्युनिटी सपोर्ट में और एक चीज क्या हो सकता है, अगर ब्राउजर में कुछ भी एक नया वर्जन अपडेट आया, उसको सपोर्ट करने के लिए भी सेलेनियम भी अपडेट करना है. ठीक है. अभी फॉर एन इंस्टेंस पहले क्या होता था, क्रोम ब्राउजर एक क्रोम जो गूगल का ही हो रहा था. अब क्या हुआ, उसका इंजन चेंज हो गया, वो क्या हुआ क्रोमियम इंजन हो गया. ठीक है. फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर था पहले माइक्रोसॉफ्ट का, अभी क्या हो गया एड्ज ड्राइवर एड्ज ब्राउजर आ गया. अब इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत सारे लोग यूज नहीं कर रहे हैं. अब क्या होगा, सेलेनियम को भी अपडेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से कोडिंग भी करना पड़ेगा. अब यहाँ पे जो डेवलपर्स है वो अच्छे खासे डेवलपर्स है, और वो लोग क्या करें इंस्टेंटली अपडेट दे रहे हैं. अभी हर 2-3 महीने में आपको सेलेनियम का अपडेट मिलता रहता है. तो इससे क्या होता है, आपका जो टेस्ट केसेस जो लिखे होंगे वो सीमलेसली रन होता है डिफरेंट एनवायरमेंट्स में. तो ये सारे बेनिफिट्स होता है सेलेनियम को एक टॉप ऑफ द लिस्ट रखने के लिए. अब इससे क्या होता है, few of the things that we need to do also, कि ये नहीं है कि सेलेनियम मैजिक वांड है हम लोग उसको लेके आगे वो एक ऐसे घुमा दिए छड़ी और वो हमारे लिए काम कर लेगा. कुछ तो चीजें हम लोगों को भी करना पड़ेगा टू मेक सेलेनियम ए सुपर पावर एक्चुअली. तो उससे क्या होता है, नॉट मच आउट ऑफ द बॉक्स फीचर्स, जैसे कि रिपोर्टिंग, फ्रेमवर्क डिजाइनिंग. अभी सेलेनियम क्या करता है, वो हम लोगों को खाली
ब्राउजर एक्शंस जो रहता है उसको वो ऑटोमेशन करने के लिए देता है, एंड दैट इज गुड एक्चुअली, क्योंकि उसका जो काम है वो पहले सही तरीके से करना है। हम लोग उसको उस फीचर को लेंगे, फिर बाकी टूल्स को लेके आएंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। बिकॉज ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इससे क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा टूल्स को इसमें इंटीग्रेट करना है टू मेक आवर सेल्फ मोर पावरफुल, जो हमारा जो टेस्ट केस या फ्रेमवर्क जो बनाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये सारे टूल्स चाहिए, जैसे कि मैं ये बोला, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल, सीआई टूल्स, यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क, ये सारे हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को लेके आना है। तो इससे क्या होता है कि इवन दो सेलेनियम डोंट हैव दैट फीचर, बट इट गिव्स यू एन ऑप्शन टू इंटीग्रेट वेल। ठीक है, तो ये आउट ऑफ बॉक्स आपको फीचर नहीं देता है, बट वो बोल रहा है कि ठीक है भाई, मेरे पास ये नहीं है, बट आप दूसरों का लेके आके यहाँ पे अच्छा खासा फिट कर सकते हो। तो वो एक इम्प्रोवाइज्ड होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज ये ओपन सोर्स है, मैं कोई एक ऐसा सेलेनियम बोल के एक कंपनी नहीं है जिसको मैं बोलूंगा कि भाई 1 लाख ले ले और तू मेरा काम कर ले। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये फ्री है, हम लोगों को करना पड़ेगा, या नहीं तो आप कोई एक एक्सपर्ट को आप हायर करो, एंड टू बिकम दैट एक्सपर्ट हम लोग यहाँ पे ये सारे लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। और एक चीज है, जैसे मैं पहले बोल दिया था, ये कोई एक मैजिक छड़ी नहीं है जिससे हम लोग कर लेंगे। थोड़ा बहुत कोडिंग सीखना पड़ेगा, जैसे आप लोग ऑलरेडी जावा सीख लियो, फिर वो जावा को लेके हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग का कोड लिखेंगे। तो ये सारे चीजें हम लोगों को माइंड में रखना है, सेलेनियम का जो चीज बिगिनिंग टू एंड तक हम लोगों को करना है। ठीक है, तो देन द थिंग इज दैट सेलेनियम आर्किटेक्चर, अभी ये हम लोगों को जानना जरूरी है कि भाई ये सेलेनियम है क्या। हम लोग तो इतना तो यहाँ पे पढ़ लिए कि भाई ये बहुत सारे चीज कर रहा है, बट कैसे कर रहा है ये सारे चीजें, वो भी तो जानना जरूरी है हम लोगों को, ये उसका इंटरनल क्या। डेफिनेटली हम लोग उसको कोडिंग पे नहीं जाएंगे, मैं आप लोगों को सेलेनियम का कोड नहीं दिखाऊंगा, सिंपल सा है, उसका ओवरऑल थोड़ा जानना है हम लोगों को, वो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में भी काम आएगा, कुछ थोड़ा ट्रैवल शूटिंग करने के लिए भी हम लोगों को इजी हो जाएगा। तो बीच बीच में हम लोग फ्रेमवर्क लर्निंग के साथ सेलेनियम का थोड़ा बहुत इंटरनल न्यूज भी हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, तो सेलेनियम आर्किटेक्चर मैं एक सिंपल से तरीके से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया हूँ। इसका दो कंपोनेंट रहता है, एक क्लाइंट, एक सर्वर है। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट सर्वर क्यों रहना है, क्योंकि हम लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हमारे मशीन पे, एग्जीक्यूट कहाँ पे कर रहे हैं, एप्लीकेशन सर्वर पे, जो कि सर्वर हमारे पास नहीं है, वो फेसबुक का फेसबुक के सर्वर पे रहेगा, जीमेल यूज कर रहे हैं गूगल के सर्वर पे रहेगा। तो वैसे ये सारे रहता है। अब हम लोग जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा हम लोग जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो उसको लेके एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इसको। तो क्लाइंट, ना क्लाइंट के पास दो पार्ट रहता है, एक एक ही सेलेनियम क्लाइंट। सेलेनियम क्लाइंट क्या है, जो एक्चुअल सेलेनियम का जो टूल है। ठीक है, सेलेनियम लाइब्रेरी हम लोग बोलते हैं, जैसे आप लोग जावा सीख लिया, हम लोग जार बोल के बोलते हैं, राइट। कुछ जार फाइल्स रहता है, हम लोग उसको हमारे एक्लिप्स यानी तो इंटेलिजे पे हम लोग उसको यूज करते हैं। अब ये जार फाइल्स क्या रहता है, जो लाइब्रेरीज जावा इंस्टॉल करते हैं हम लोग अपने सिस्टम में, क्या होता है ये जावा, जो जावा का जो जो फीचर्स रहता है, उसका जो मेथड्स लिखे हैं वो सारे को हम लोग एक्सेस करते हैं। सेम थिंग सेलेनियम भी एक जार फाइल है, जो हमारे सिस्टम में हम लोगों को जाके डाउनलोड करना है। अब सेलेनियम के अंदर बहुत सारे मेथड्स है, वो मेथड को हम लोग यूज करना है, उसको हम लोग बोलते हैं सेलेनियम क्लाइंट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इन द सेंस उसमें जो जो मेथड्स है उसको हम लोग यूज करेंगे। स्क्रिप्ट क्या होता है, वो मेथड्स को लेके हम लोग अपना टेस्ट केसेस लिखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट। तो ये तीन चीजें मैं यहाँ को बोला यहाँ पे। ठीक है, ये सारे चीज रहता है। अब इसको हम लोग, क्योंकि ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, हम लोग कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो दीज आर द लैंग्वेजेस एक्चुअली सेलेनियम सपोर्ट्स। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन योर प्रायोरिटी यू कैन चूज दैट लैंग्वेज। फाइन, तो सेलेनियम क्लाइंट लाइब्रेरी इज नथिंग बट, जो सेलेनियम हम लोग डाउनलोड करेंगे, स्क्रिप्ट इज नथिंग बट, बाय यूटिलाइजिंग दिस लाइब्रेरीज वी विल राइट आवर ओन व्हाट यू कॉल टेस्ट केसेस। फाइन, हम लोग लिख लिए अभी। अभी इसको हम लोग एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट करने से ब्राउजर में कैसे होगा। फॉर एन इंस्टेंस मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे लिखा है कि नेम फील्ड है, इस पे चला जा रहा हूँ। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट नेम में मुझे मेरा नाम डालना है, लेट्स से मुझे जेटीसी इन्फोटेक डालना है यहाँ पे। अब मैं एक स्क्रिप्ट लिख लिया,
मतलब जो सेलेनियम का एक मेथड रहेगा सेंड कीज बोल के, सेंड कीज में मैं यहाँ पे लिख दिया जेटीसी। अब वो टेस्ट केस को जब मैं रन कर रहा हूँ वो आके यहाँ पे कैसे आएगा, कुछ तो एक इन बिटवीन एक चीज चाहिए, दैट इज नथिंग बट दिस ब्राउजर ड्राइवर्स। ये ब्राउजर ड्राइवर्स क्या करते हैं, these drivers will take our code और the request जो भी हम लोग करना चाहते हैं ये रिक्वेस्ट को लेके, क्योंकि these drivers has the knowledge about the scripts एंड ब्राउजर पे कैसे वो परफॉर्म करना है वो एक्शन भी जानते हैं वो लोग। अब क्या करेंगे, ये जो स्क्रिप्ट जो हम लोग लिखे हैं ये स्क्रिप्ट को ये ब्राउजर ड्राइवर लेगा, इसको वो क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट इन द सेंस वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड करके ये ब्राउजर जैसे समझता है वैसे रिक्वेस्ट ये भेजेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एपीआई कॉल्स। ओके, तो अब क्या करेगा, जो स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं उसको एपीआई में कन्वर्ट करेगा। ये एपीआई जो कन्वर्ट करता है ये एपीआई को ये ब्राउजर्स ठीक से समझ पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, हर एक ब्राउजर मीन्स क्रोम ब्राउजर कहाँ से हुआ है, गूगल उसको बनाया है। अब गूगल क्या करेगा, हम लोगों को क्रोम ड्राइवर देगा, ये क्रोम ड्राइवर हम लोगों को डाउनलोड करके रखना है। ये क्रोम ड्राइवर इज जस्ट एन EXE फाइल, ये कोई बड़ा सा चीज नहीं है। अगेन वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, जो स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं ये स्क्रिप्ट ये ड्राइवर लेगा, लेके वो रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेगा ब्राउजर को, ब्राउजर वो चीज परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के बाद जो भी आउटपुट आता है वो फिर क्या करता है, क्रोम ड्राइवर के थ्रू वो फिर हम लोगों को देगा, उसको हम लोग लेके वैलिडेट करेंगे। तो रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स, दिस इज व्हाट इट हैपेंस ऑलवेज। ठीक है, फॉर एन इंस्टेंस रिक्वेस्ट क्या होता है, सेंडिंग टेक्स्ट जेटीसी टू द फर्स्ट नेम, ये हो गया रिक्वेस्ट। रेस्पॉन्स क्या आएगा, हम लोग फिर इससे फेच करेंगे क्या वैल्यू एक्चुअली प्रिंट किया। अब मैं यहाँ पे जेटीसी प्रिंट कर रहा हूँ लेकिन वो सुनील प्रिंट हो रहा है, तो वो रेस्पॉन्स को मुझे फिर वेरीफाई करना है कि ये एप्लीकेशन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट ये ड्राइवर करता है। तो हर एक ब्राउजर का एक ड्राइवर रहता है जो कि ये ब्राउजर वेंडर मीन्स जो ब्राउजर बनाया है वो ड्राइवर आपको देगा। अभी क्रोम के लिए क्रोम ड्राइवर चाहिए, फायरफॉक्स के लिए गेको ड्राइवर चाहिए, फिर एड्ज के लिए MS एड्ज ड्राइवर चाहिए, सफारी के लिए सफारी ड्राइवर चाहिए। ये जस्ट उसका एक खुद का रेपो रहता है, आपको खाली लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके आपको कोडिंग में डाल देना है कि ये ड्राइवर का पाथ है, रेस्ट थिंग यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। ओके, तो drivers are the main components of this Selenium who talks in between us and then the browsers. That is only we need to understand. Fine. So here now the communication happens over W3C protocol. So this could be one of the interview question. पहले क्या होता था, अब कोई भी गूगल पे अभी सर्च कर लो, वो लोग जेसन वायर प्रोटोकॉल बोल के बोलेंगे, बट नाउ नो मोर जेसन वायर प्रोटोकॉल। जेसन वायर प्रोटोकॉल एक कम्युनिकेशन का एक लेयर है, जो 7 लेयर का जो एप्लीकेशन लेयर फिर डाटा लेयर ये सारे रहता है, उसका एक प्रोटोकॉल है कैसे कम्युनिकेट होगा इंटरनेट में। तो पहले जेसन वायर प्रोटोकॉल रहता था, स्टार्टिंग फ्रॉम सेलेनियम 4 वर्जन सेलेनियम रिमूव्ड द जेसन वायर प्रोटोकॉल, इसीलिए नाउ यू आर नॉट सीइंग द जेसन वायर प्रोटोकॉल। हम लोग अभी ये W3C प्रोटोकॉल ही होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब कोई भी एप्लीकेशन इंटरनेट में कम्युनिकेशन करना चाहता है, दे हैव टू फॉलो दिस W3C प्रोटोकॉल, दिस इज वन ऑफ द थिंग। ओके, fine. Now the same thing I just listed it out. Selenium has different language bindings. For each language, programming language it supports. So जो भी लैंग्वेज हम लोगों को लेना है उसका लाइब्रेरी हम लोगों को डाउनलोड करना है, सिंपल सा चीज है। यूजर विल चूज द लैंग्वेज एंड राइट द टेस्ट। अगर मैं जावा लाइब्रेरी डाउनलोड कर रहा हूँ, जावा में टेस्टिंग मुझे कोडिंग लिखना है। लैंग्वेज बाइंडिंग प्रोवाइड्स वेरियस मेथड्स इन द सेंस, अगर मुझे बटन क्लिक करना है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ एंटर करना है टेक्स्ट, मुझे ये टेक्स्ट को रीड करना है क्या लिखा हुआ है इसमें, तो ये सारे चीजें मेथड्स क्या होता है ये लैंग्वेज बाइंडिंग के अंदर रहता है। ठीक है, नाउ ईच ब्राउजर वेंडर मतलब जो ब्राउजर कंपनी से वो क्या करते हैं, हम लोगों को ब्राउजर ड्राइवर्स देते हैं टू कम्युनिकेट। ब्राउजर ड्राइवर सेंड द रिक्वेस्ट और द कमांड जो भी है उसको वो क्या करते हैं, सेलेनियम एपीआई की तरह कन्वर्ट करते हैं, फिर ब्राउजर को सेंड करते हैं। देन क्या होता है, कोई भी एक्शन हम लोग देते हैं, एक रिएक्शन और रेस्पॉन्स आता है, वो रेस्पॉन्स को हम लोग वैलिडेट करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल, सो अप टू हियर इट इज द ऑटोमेशन।
automation of anything actually. But this is where we do validation. Now ये सारे चीजों को लेके automation plus testing, that is what we do, automation testing. Okay, so that is pretty much about your Selenium architecture. Yeah, so this is pretty much it for today. तो अभी आज के लिए आई थिंक काफी चीजें हम लोग जान लिए हैं. तो आप लोग खाली एक माइंड पे रखो क्या सेलेनियम में आप लोगों को क्या एक्चुअली लर्निंग करना है, एंड देन थ्रो आउट द थिंग, ये सारी चीज करना है. मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट विल बी द थिंग्स दैट वी विल बी लर्निंग एक्चुअली ड्यूरिंग आवर जर्नी. तो यहाँ पे एक लिस्टेड आउट है. पहले हम लोग देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है, सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हम लोग जान लिए. ओके, देयर आर मोर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, हम लोग जब भी कोडिंग करेंगे उसके साथ देखेंगे, क्योंकि अगर मैं 4-5 क्लास थ्योरी लूंगा ये बोरिंग हो जाएगा सेशन. फिर इसीलिए पहले हम लोग देखेंगे कैसे प्रैक्टिकली हम लोग एक एडिटर लेंगे, इंटेलिजे ले लेते हैं या नहीं तो कोई भी एक एडिटर ले लेंगे, उसमें कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे सेलेनियम. फिर उसके बाद क्या होता है, ये होता है हमारा यूनिट टेस्टिंग. अभी यहाँ पे जो आया ये यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क. यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, उसका फीचर्स क्या क्या है. ओके, वो सारी चीजें हम लोग जान लेंगे. फिर सेलेनियम के फीचर्स, अभी मैं यहाँ पे लिखा था ना, तो सेलेनियम प्रोवाइड्स मेथड्स एक्चुअली. या तो ये ईच लैंग्वेज बाइंडिंग प्रोवाइड्स वेरियस मेथड्स. तो ये सारे मेथड्स एक्चुअली है क्या, उसको कैसे हम लोग यूज करें, तो ये सारे हम लोग जानेंगे. सेलेनियम कैसे आइडेंटिफाई करता है, ओके, कैसे वो ब्राउजर के ऊपर जाके वो डाटा दे रहा है जो भी एक्शन हम लोग ढूंढ रहे हैं. फिर ब्राउजर के एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेडियो बटन्स हो गया, ये सारी चीजों को हम लोग कैसे ऑटोमेशन करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे. फिर उसके बाद और एक भी चीज रहता है, अब मेरा वाईफाई 100 Mbps है इसलिए वो थोड़ा फास्ट हो जा रहा है. लेट्स से आप लोग में से कोई वो मोबाइल से यूज कर रहा है फॉर एन इंस्टेंस, मेरा कोड जितना फास्ट यहाँ पे रन हो रहा है आपके वहां पे उतना फास्ट रन नहीं होगा, एप्लीकेशन थोड़ा टाइम लगेगा, उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे. या नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा एप्लीकेशन रहता है कंपनीज का, वो थोड़ा सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर थोड़ा स्लो हो जाता है, उसको कैसे हम लोग मैचअप कराएंगे. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो लाइन बाय लाइन जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो रहा है, बट सिस्टम थोड़ा टाइम ले रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल एक्चुअली इसको अगर मैं समझाना चाहता हूँ, इफ वी सी, अभी यहाँ पे बहुत सारे ये सारे फील्ड्स हम लोग डाल दिए, नेक्स्ट बटन क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट बटन के बाद लेट्स से हम लोगों को थैंक यू बोल के एक मैसेज आना है, मैं उसको वैलिडेट कर रहा हूँ. अब क्या हो रहा है, दिस नेक्स्ट बटन टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो बैकएंड में जाता है, डेटाबेस में जाता है, वैलिडेट करता है, ये सारी चीजें फिल है कि नहीं, थोड़ा टाइम लगता है. बाय द टाइम ये थैंक यू पेज आ जाता है, मेरा स्क्रिप्ट ऑलरेडी चेक करने लगता है कि ये थैंक यू पेज आया है कि नहीं आया है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका सिस्टम कितना फास्ट है कितना स्लो है. तो ये सारे को कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट सिंक्रोनाइजेशन सेशन है, हम लोगों को लर्निंग करना पड़ेगा. टेस्ट डाटा, लेट से हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन को हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं, उसमें टेस्ट डाटा चाहिए. हर चीज तो हम लोग हार्ड कोड नहीं कर सकते हैं हमारे कोडिंग पे. अब वहां पे कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेल शीट से ले सकते हैं या नहीं तो नोट पैड से ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखना है कैसे यूज करेंगे. क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, जैसे कि मैं बोला, अगर वो क्रोम में काम करता है इट शुड वर्क ऑन एनी अदर ब्राउजर एज वेल, तो वो कैसे होगा, वो सारी चीजें देखना है. फिर टेस्ट एंड जी के कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो सारे हम लोग देखेंगे, ये फ्रेमवर्क डिजाइनिंग के लिए बहुत हेल्प होता है, एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. फिर हम लोग मैवेन यूज करते हैं, क्योंकि मैवेन एक बिल्ड टूल है, मैवेन को यूज करके, मैवेन टेस्ट एंड जी ये सारे को यूज करके हम लोग एक फ्रेमवर्क बनाएंगे. अब फ्रेमवर्क क्या होता है कि एक गाइडलाइन रहता है, इसके थ्रू हम लोग अपना टेस्ट केस लिखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा. ठीक है, और रनिंग करने के लिए भी, एग्जीक्यूट करने के लिए वो और भी ईजी हो जाता है. फिर सेलेनियम के कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स है, उसको हम लोग देखेंगे, आई फ्रेम्स, फिर जावास्क्रिप्ट कैसे रन करें, स्क्रीनशॉट कैसे निकालें वैलिडेशन के लिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों को करना है. फिर फ्रेमवर्क पैटर्न्स, अब क्या होता है कि सेलेनियम का जो कोडिंग लैंग्वेज है, डिफरेंट पर्सन जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अपने हिसाब से एक एक पैटर्न दिए हैं, वो सारे पैटर्न्स को हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे. कुछ कंपनीज पे ये करो बोलेंगे, कुछ कंपनीज पे वो करो बोलेंगे, तो एक
बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा, हम लोगों को वहां पे जाके सरप्राइज नहीं होना है जब वो लोग बोलेंगे कि काम करो बोल के। सो दैट इज व्हाट वी विल बी लर्निंग ए लॉट। एंड देन रिपोर्टिंग, लाइक मैं बोला, इट इज अगेन एन इम्पोर्टेंट पार्ट। रिपोर्टिंग कैसे करना है, टेस्ट रिजल्ट को कैसे निकालना है, तो फिर हम लोग अपने मैनेजर्स को दे सकते हैं वो सारे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ ककम्बर, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आई डोंट वांट टू गेट डीपर एक्चुअली एट दिस टाइम। फिर ग्रिड कॉन्सेप्ट्स रहता है, पैरेलली कैसे रन करें हम लोग। ये रहता है जेनकिंस। जेनकिंस होता है हमारा ये जो सीआई टूल्स हम लोग यहाँ पे जो बोल रहे थे, तो इसका एक क्लास हम लोग देखेंगे, ये कैसे होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे रन करते हैं हम लोग। गिट सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है जो ये है, इसको हम लोग देखेंगे कोड कैसे रेपो में डालते हैं, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे उसमें कैसे रखेंगे। जस्ट अंडरस्टैंड दैट गिट इज नथिंग बट ए रेपोजिटरी। मेरे सिस्टम पे ना रख के मैं कैसे ऑनलाइन पे रखूंगा, जैसे हम लोग गूगल ड्राइव पे रखते हैं डाटा, वैसे हमारा कोड गिट पे रखेंगे। जेनकिंस क्या होता है, जैसे मैं बोला अगर आधी रात को मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मुझे सिस्टम के पास नहीं बैठना है, तो ये सारी चीजें मैं जेनकिंस में कर सकता हूँ। ठीक है। अब क्या होता है कि हर सेक्शन जो भी हम लोग यहाँ पे लेसन हम लोग लर्न कर रहे हैं उसका कोडिंग करेंगे, हम लोग कोडिंग करके हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसको। तो ये है एक्चुअली जी एक्चुअल लर्निंग पाथ जो कि हम लोग धीरे धीरे वन बाय वन देखेंगे। ओके। तो आज के लिए इतना ही है, बट अगेन टुमारो वी विल मीट एंड अगेन सी सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डे बाय डे।